रशीदा मैडम, आपका नाम क्या है? ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर को हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपको प्रॉपरली दिख रही हूँ ना यहाँ पर? अभी तक मूड नहीं आया है स्टडी का? आ गया ना? परफेक्ट, जबरदस्त वाला। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जबरदस्त मूड आवવો જોઈએ સ્ટડી નો, નહીતર મજા ના આવે, બરાબર? સ્ટડી ની हंसना मत। जब मैं गुजराती बोलती हूँ ना तो स्टूडेंट्स हंसते हैं। आप लोग मत हंसिएगा, आप तो अच्छे स्टूडेंट्स हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अच्छे बच्चे बेटे, मेरे कान है ना, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, फाइन। पहले तो मैं, यस, 1 मिनट प्लीज। बेटा, आप प्रोजेक्टर ऑन कर दो प्लीज। थैंक यू। चलिए, तो एक बार भाइयों और बहनों, हम अपना लास्ट लेक्चर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जब तक ये बूट होता है तब। इसको थोड़ा सा बुरा जल्दी लग जाता है, ये बूट होता नहीं है। देखो, ऐसे किसी को बोलो ना तो उसको असर भी हो जाती है, असर भी जल्दी हो जाती है और बुरा भी जल्दी लग जाता है, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी के लिए वीडियो बंद कर रही हूँ मैं। Okay, is my screen visible to all of you? Dear students, is my screen visible? Thank you. आप लोगों को विजिबल है ना? ओके, अब आप सबको टर्मिनल ओपन करना है। लास्ट टाइम जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने किया था वही एक्सरसाइज अभी आपको रिपीट करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो MongoDB ओपन कीजिएगा अपने अपने साइड से, ठीक है। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, go to the terminal, type Mongo, MONGO, Mongo. Once you type this, you will automatically be connected with the server. ठीक है? Sorry बेटा, नेट का कनेक्शन है, पर चेक करो कनेक्शन है, बाकी सबका हो गया? क्या हुआ बेटा? तो पूछ रहे हैं क्या हुआ बेटा? आपका नाम? साजिद, ओके। नाम पूछने का कोई मतलब नहीं है, याद तो रहता नहीं है मुझे। हाँ बेटा, तो शायद उस मशीन पे प्रॉब्लम होगा। ऐसा हो तो मशीन स्विच कर लीजिए या किसी के साथ शेयर कर लीजिए। બધી વાતો કરો છો તમે, મને પણ કઈક વાતો કરો ને મારી સાથે, હું પણ સાંભળીશ। हाँ, ठीक है, चलिए। कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, सो व्हेन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट, कैन आई एक्सपेक्ट कि अब बातें नहीं होगी? ठीक है, ऑल राइट, बुरा मत मानिएगा। हाँ, नहीं मैडम, मानते हैं तो मानते हैं, हमको क्या ऐसा नहीं करने का। हाँ, ठीक है, चलिए। पहले आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक इंडस्ट्री इश्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल,
I would like to know the inputs from your side. ठीक है, माइट बी पॉसिबल ये पीजीडीसीए में ओवरलैपिंग हो सकता है, ठीक है, बिकॉज जिस बार जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं किसी भी बैच के हो किसी भी स्ट्रीम के हो, में 3-4 इश्यूज जो है वो कॉमन है। एमएससीआईटी के लिए अलग है, जो मैं पीजीडीसीए में मैंने बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो मैंने पीजीडीसीए के लेवल पे नहीं बताए हैं, ठीक है, वो मास्टर के लेवल पर ही फिट बैठते हैं, बट कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, सो यू माइट हैव हर्ड इन द पीजीडीसीए एज वेल, ठीक है, फाइन। और बाकी के लोगों के लिए आज मैं एक इश्यू आपको बता रही हूँ। पहले आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कीजिएगा। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाद में मैं उसको टैकल करने का आपको तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल हूं ना आप लोगों को? बिफोर वी स्टार्ट, चलिए एक कॉग्निजेंट का ही मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। See, in this platform, I cannot take the name of any person. The person who plays the politics and the person who faces the politics and tackles the politics. इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, ठीक है। ये कॉग्निजेंट का ही मैं आपको एक इश्यू बता रही हूँ, ठीक है, कि ये मेरा ही फ्रेंड थे एंड आई एम द विटनेस ऑफ दिस पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ही वाज इन, क्या? हाँ जी, हाँ जी, पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई, ठीक है। चलिए, तो मेरे ही फ्रेंड की बात है, ही वाज सर्विंग वेरी गुड सर्विस ऑफ कॉग्निजेंट। मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, सर्विस। कैन यू डिफरेंशिएट द वर्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन आईटी? बेटा फेसबुक एंड गूगल, ओके चलिए फाइन, मैं अग्री करती हूँ, सर्विस बेस्ड। बेटा मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी आपको कि प्रोडक्ट बेस्ड में भी आउटसोर्सिंग हो ही सकता है बेटा। जो कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड है ना, वो भी आउटसोर्सिंग करती ही है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस नहीं है, इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस है ना। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बेस्ड ही तो है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है बेटा, ठीक है। एनीवन व्हाट इज, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं पहले से ही बता रही हूँ, डोंट बी सिलेबस ओरिएंटेड। सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसकी सिंटेक्स आपने लर्न कर ली, आपने सिंटेक्स थ्रो किया, आपका रन हो गया, एग्जाम में भी रन हो गया, यस आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। मार्कशीट में देखो कितना मस्त लग रहा है, बट प्रोडक्ट बेस्ड क्या है वही नहीं पता है, सर्विस बेस्ड क्या है वही नहीं पता है, स्क्रम क्या है नहीं पता, स्प्रिंट क्या है नहीं पता, बैकलॉग क्या है नहीं पता, पता क्या है 100 आउट ऑफ 100। एक हमेशा मेरी रिक्वेस्ट हमेशा माइंड पे रखिएगा, जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, यू विल नॉट बी गिवन प्रमोशन इन आईटी एंड ग्रोथ इन आईटी बेस्ड ऑन योर एमएससी आईटी मार्कशीट। आपका इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ना डियर स्टूडेंट, आपका इंडस्ट्री में जो प्रमोशन है वो आपकी एमएससी आईटी की मार्कशीट पर कभी भी नहीं मिलेगा। मेक माय वर्ड्स वेरी क्लियर। जब भी आपकी प्रमोशन की बात आएगी ना, तब आपका सुपीरियर, आपका मैनेजमेंट कभी भी आपसे एमएससी आईटी की मार्कशीट नहीं मांगने वाला है, ठीक है। आपका इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्मेंस है, आप क्लाइंट को कैसे टैकल करते हो, कंपनी के लिए कितना बिजनेस लेके आए हो, कंपनी की सर्विस के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसके बेस पर ही प्रमोशन मिलेगा। जब प्रमोशन की बात आएगी तो आपका मैनेजर नहीं बोलेगा लाओ एमएससी आईटी ની માર્કશીટ, એન્ડ્રોઈડ માં કેટલા માર્ક્સ છે, નો એસક્યુએલ માં કેટલા છે, iOS માં કેટલા છે આપણે જોઈએ। તમારા iOS માં 100 આઉટ ઓફ 100 હશે ને તો તમને પ્રમોશન આપીશ। इट विल नेवर बी हैपन लाइक दैट, गॉट इट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एमएससी आईटी को टेकन फॉर कंसिडरेशन लेना है, यहाँ पर आप पढ़िए, बट साथ साथ में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ओनली माय कंसर्न।
इसीलिए मैं ये जो नो एसक्यूएल है ना, वो कॉन्सेप्ट आज की डेट में इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट होते हैं ना, वो पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगी आपको, ताकि वो डायरेक्टली आपको हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए फाइन। और जितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मेरा चैट बॉक्स ऑन है। What is product based company and what is service based company? Again, I am telling you, I am not taking your taste. आपका कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपका नॉलेज चेक कर रही हूँ, बट एज अ मेंटर वो मेरा ड्यूटी है कि इंडस्ट्री का जो जो भी अपडेटेड नॉलेज है, एक ही मिनट बेटा, इंडस्ट्री का जो जो भी अपडेटेड नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। 100 आउट ऑफ 100 की कोई वैल्यू नहीं है। मैडम ने बोला था चलो पास हो जाएंगे तो चलेगा, हाँ ऐसा मत करना, પછી મારો ઘોઘરો નહીં પકડવાનો, આ વર્ડ મેં આજે સવારે શીખ્યો એટલે હું બોલું છું। अब मुझे उसका डिटेल तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, यस बेटा। जो मैन्युफैक्चर या प्रोजेक्ट डिजाइन करो वो प्रोडक्ट बनेगा, सभी जो एग्जिस्टिंग है सिस्टम नहीं है उसे सर्विस आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, बट स्टिल चलिए इसको समझने के लिए, आर यू ऑल इंटरेस्टेड इन दिस ना एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज इफ आई वांट टू हैव अ कार लाइक होंडा सिटी, मेक माई वर्ड्स वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू परचेस, मैंने परचेस वर्ड यूज नहीं किया है, आई वांट टू हैव अ कार लाइक होंडा सिटी। दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं होंडा के शोरूम में जाती हूँ, जो रेडीमेड मॉडल अवेलेबल है मैं उसको परचेस कर लेती हूँ। वो मॉडल मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन हुआ है? नहीं, वो तो होंडा जैसे ही वो मॉडल को डिजाइन करता है वैसे ही इसने किया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं अपने इंजीनियर्स हायर करती हूँ, जो भी एसेसरीज है, इंजन है, जो भी मशीनरीज है वो मैं परचेस करती हूँ, अपनी तरीके से इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट देके मैं होंडा सिटी जैसा कार अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनवाती हूँ, अपने घर पे बनवाती हूँ, या मेरे फैक्ट्री में बनवाती हूँ, या मेरे गैरेज में बनवाती हूँ। दिस इज द डिफरेंस, गेट इट क्लियरली। जो पहला वाला हुआ ना वो क्या हुआ, प्रोडक्ट बेस्ड, और दूसरा वाला हुआ वो क्या हुआ, सर्विस बेस्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड क्या है, जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं आईटी के, लाइक माइक्रोसॉफ्ट। आज तक माइक्रोसॉफ्ट की एक भी सर्विस आई है मार्केट में? माइक्रोसॉफ्ट इज 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट्स आते हैं ना विंडोज, क्या है, बट अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा बोलूं कि आप मुझे मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करके दो, तो वो करके देगा मेरे लिए? नहीं। गॉट इट क्लियरली? तो जो प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट मैन्युफैक्चर करता है मैं उसको परचेस कर रही हूँ, दैट इज रेडीमेड। जो प्रोडक्ट बनाया है उसको परचेस कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस्ड मतलब टीसीएस इज 100% सर्विस बेस्ड कंपनी। आज तक टीसीएस का एक भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आया है। आया है टीसीएस का कोई प्रोडक्ट? 100% सर्विस बेस्ड कंपनी है। मींस वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के देता है। टीसीएस का क्लाइंट है मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली यूएस की एक लीडिंग बैंक है, बहुत अच्छी कैटेगरीज में वो प्लेस होती है मॉर्गन स्टैनली। इट इज वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स ऑफ यूएस। ठीक है, आज की डेट में भी मॉर्गन स्टैनली का प्रोजेक्ट सर्विस टीसीएस के पास है। तो मॉर्गन स्टैनली को बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए वो स्पेसिफिकली उसी के लिए मॉर्गन स्टैनली के लिए ही टीसीएस वो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनी। एवरीबॉडी क्लियर? इन्फोसिस का 90% बिजनेस सर्विस बेस्ड है, 10% प्रोडक्ट बेस्ड है। इन्फोसिस का एक प्रोडक्ट मार्केट में आउट हुआ है, फिनेकल सॉफ्टवेयर। एवरीबॉडी क्लियर? बट 90% उसका बिजनेस सर्विस बेस्ड है। अब क्लियर हो गया, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। कॉग्निशन भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, उसका भी प्रोडक्ट कोई आउट नहीं हुआ है। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard about cognizant company? Cognizant, very good. I'm taken aback from you, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ मुझे। कॉग्निसेंट का नाम नहीं सुना है? आईटी में रह के आपने कॉग्निसेंट का नाम नहीं सुना है? चलिए मैं आपको, वेरी गुड, मैं आपको ऑफर नहीं करती। मेन पूना की कंपनी है ना वैसे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम कितने सुना है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैम
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कितने लोगों ने ये नाम सुना है? वही नाम सुना है मैम। सबने सुना ही होगा, ठीक है। अब जो हैंड रेस नहीं कर रहा है उसने भी सुना ही होगा, ठीक है। दैट्स द डिफरेंस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने आने वाला है। आपको ऐसा ना लगे मैडम लेक्चर આપે છે, નો એસક્યુએલ ભણાવવાની જગ્યાએ આઈને લેક્ચર આપે છે. નો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, બટ ધીસ ઇઝ ધ હાઈ ટાઈમ ધેટ યુ શુડ हैव दिस मच ऑफ नॉलेज. अभी तारक मेहता भूल जाओ. ए मैडम, ठीक है, फाइन. ओके, सी कॉग्निजेंट इट्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया. वो टीसीएस इंफोसिस की लाइन की कंपनी है. एंड परहैप्स जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कंसर्न करता है, मैं तो उसको इंफोसिस के भी आगे रख सकती हूँ कॉग्निजेंट को. इतना वो एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, ठीक है. उसके पैकेजेस उतने अच्छे हैं, प्लस उसका जो एम्प्लॉय के लिए दूसरे बेनिफिट्स है, उसकी रेप्यूटेशन, उसके क्लाइंट्स, कॉग्निजेंट के क्लाइंट्स भी मैं बता दूं, कैडबरी है, आईबीएम है, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, आरबीसी, मॉर्गन स्टैनली, ये ऐसे ही क्लाइंट्स हैं कॉग्निजेंट के भी, ठीक है. रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, आरबीसी कैनेडा का बैंक है, ठीक है. पर इसके भी ऐसे ही क्लाइंट्स हैं जिसकी सर्विस, इसकी वैल्यू करोड़ों रुपए में होती है. आप क्या जानते हैं, टीसीएस की जो एक सर्विस है ना मॉर्गन स्टैनली की, 10-10, 15-15 करोड़ की एक एक सर्विस होती है. और टीसीएस के लिए 70-75 लाख का जो सर्विस है ना, वो एकदम नॉमिनल रेंज में आता है. हमारे लिए कितना बड़ा वैल्यू है 70-75 लाख, बट टीसीएस के लिए 70-75 लाख की सर्विस एकदम नॉर्मल रेंज में आती है. गॉट इट क्लियरली. अभी इफ यू हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, टीसीएस को रिसेंटली एक सर्विस मिला है 150 करोड़ रुपीस का, जिसका टेन्योर है 10 इयर्स. 10 साल की एक सर्विस और उसका कॉस्टिंग है 150 इयर्स. सॉरी, उल्टा हो गया, 150 करोड़, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, ठीक है. अब समझ लीजिए 150 करोड़ मतलब 150 करोड़ मैडम. गॉट इट, ठीक है, फाइन. तो मैं वही आपको, चलिए उसके ऊपर हम फटाफट स्विच ओवर कर देते हैं. मेरे फ्रेंड कॉग्निजेंट को सर्व कर रहे थे, पहले मैं उसका एजुकेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ. He has done BTech from the Nema University and then from NITI he has done MBA. जो मैंने वो नहीं अलार्म वाला बताया था आपको नीति का, वहां से उन्होंने MBA किया था. CFA ऑल लेवल क्लियर. CFA पता है आपको, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. ओके, उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता दूं. उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो 0.0 में आता है. 0.5%, 0.7% ऐसा रिजल्ट आता है. और उसके पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन एग्जाम होती है. जैसे इफ इट इज डिसाइडेड कि 1 दिसंबर को है, तो इंडिया में जब 1 दिसंबर है तब एग्जाम आएगी, यूएस में जब 1 दिसंबर है तब एग्जाम आएगी. मैडम पेपर आउट ना थी जाए. वो अलग अलग पेपर्स अपलोड होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल सेम रहता है, इस तरीके से होता है, ठीक है. सीएफए अगर आपका क्लियर है तो कंपनी सामने से आपको अपॉइंट करने के लिए अप्रोच करती है. उन्होंने एक ही अटेम्प्ट में तीनों लेवल क्लियर किए हैं, एक ही अटेम्प्ट में, ठीक है. उसके बाद उन्होंने किया एफआरएम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, उसके भी तीनों लेवल क्लियर, ठीक है. एंड वो जिस क्लाइंट को सर्व कर रहे थे, इट वाज द रॉयल क्लाइंट. So the client was very happy with the way the person is putting effort into the service. क्लाइंट बहुत हैप्पी थे इस पर्सन से, ठीक है. अब ये होने लगा कि क्लाइंट को जब कोई इश्यू आए ना, तब वो इस पर्सन को कांटेक्ट करते थे. और जो सर्विस में ये पर्सन प्लेस थे, वो सर्विस का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इस पर्सन के ऊपर था. वो पर्सन का एम वही था कि जितना हो सके डिपेंडेंसी मुझ पे होना चाहिए. हमेशा वो टारगेट कीजिएगा. आप जिस प्रोजेक्ट में होते हो ना, ट्राई ऐसा करने का कि वो प्रोजेक्ट का ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो. भले आपका वर्कलोड इंक्रीज होता है तो हो, बट वो प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी जितना आपके ऊपर होगा ना, आपका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा होगा कंपनी में, ठीक है. वो सर्विस की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास थी.
अब आपको ऐसा लगेगा कि मैडम सर्विस में है तो सर्विस की इंफॉर्मेशन तो होगी ही ना, ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। 100% इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती है। जो सर्विस 5 साल तक चलने वाली है वो सारी सर्विस, पूरी सर्विस की इंफॉर्मेशन हो सकती है सबके पास, वो पॉसिबल ही नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? 5 साल तक जो सर्विस चलती है वो कितने अलग अलग एप्लीकेशन में डिवाइडेड होगी, ठीक है। सारी एप्लीकेशन का आइडिया मुझे नहीं होगा, मैं जिस एप्लीकेशन में काम कर रही हूँ मुझे उसका आइडिया होगा, सारे एप्लीकेशन का आइडिया मुझे नहीं होगा, बट ये पर्सन के पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी सर्विस की, ठीक है। सारे एप्लीकेशंस जो इस सर्विस के अंडर में थे, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस के बारे में उनको आइडिया था, किस एप्लीकेशन में कौन सा स्प्रिंट जा रहा है, कितने स्प्रिंट्स आउट हो चुके हैं, कितने डेमोन्स्ट्रेशन हो चुके हैं, कब क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जा सकता है, सारे इंफॉर्मेशन इनके पास थे। और उनका हार्डवर्क भी ऐसा था। अब उनके जो मैनेजर थे ना, उनको ये पर्सन थ्रेट लगने लगे, ऑब्वियसली, ठीक है। बिकॉज सीधी सी बात है, क्लाइंट मैनेजर को छोड़ के अगर इस पर्सन को अप्रोच करते हैं, आइडियली किसको अप्रोच करना चाहिए, मैनेजर को, बट द क्लाइंट, सॉरी एक मिनट, हाँ मैडम, ये भी नहीं सत्या यापी थी ना, हाँ ना सत्या यापी छेड़सा, सॉरी एग्जाम चल रहा है तो उसके रिलेटेड था, सॉरी। वेयर वाज आई, यस। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट अप्रोच हमेशा मैनेजर को होता है, बट द क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है। वो क्लाइंट की इश्यूज भी बहुत अच्छे से सॉल्व करता था, टैकल भी बहुत अच्छे से करता था। डिप्लोमेटिक तो ऑब्वियसली अगर इस लेवल पर है तो डिप्लोमेटिक तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। मैनिपुलेटिव भी थे, मैं उसमें मना नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बट अब वो मैनेजर को थ्रेट लगने लगा, मैनेजर को ऐसा लगने लगा कि जो नेक्स्ट प्रमोशन आएगा ना उसमें ये मेरा पोजीशन ले लेगा, ठीक है। तो दैट पर्सन वाज फाउंड एज अ थ्रेट बाय दैट मैनेजर। अब यूजुअली क्या होता है, जैसे कॉग्निजेंट टीसीएस है, उसमें कोई भी प्रमोशन जो होता है ना वो ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर होता है। आपका जो मैनेजर जो ग्रेड असाइन करता है ना उसके बेस पर आपका प्रमोशन होता है। अब मैनेजर ने क्या किया, वो था तो टीम मेंबर ही ना, मैनेजर ने उसको सी ग्रेड असाइन करके उसका रिपोर्ट आगे सेंड कर दिया। सी ग्रेड मतलब दैट पर्सन इज वर्स्ट, ऐसा ग्रेडिंग इंडस्ट्री में माना जाता है, ठीक है। जिसको आपको निकालना हो ना उसको यूजुअली सी ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होता है, अभी तो स्क्रम का एरा है, तो स्क्रम में 7 या 8 लोगों का टीम होता है, बट और वो भी इंस्ट्रक्शन फिक्स होता है मैनेजमेंट का कि मैनेजर जो ग्रेड देगा ना 7 या 8, उसमें से एक ही पर्सन को ए ग्रेड देना है, बाकी सबको बी या सी ग्रेड देना है। अब आप सोचो कि कितना शॉर्ट कट कंपटीशन होगा। 7 या 8 लोगों का टीम है, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के होते ही है कि इसमें से किसी एक ही पर्सन को ए ग्रेड देना है, सबको तो प्रमोशन नहीं दिया जा सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट वो पर्सन को एक्सपेक्टेड था कि भाई बी प्लस तो आएगा ही आएगा, और उसका सी ग्रेड करके उसका रिपोर्ट आगे जाने दिया। अब डू यू अंडरस्टैंड दिस, सी ग्रेड का क्या मतलब हुआ, इसका प्रमोशन तो गया ही, इसका इंसेंटिव भी गया, ठीक है। प्रमोशन तो गया ही, उसका जो प्रमोशन ड्यू था एंड इट वाज वेल एक्सपेक्टेड कि यही प्रमोशन इसी पर्सन के पास आने वाला है, वो प्रमोशन गया, इंसेंटिव भी गया, और कितना नेगेटिव वो पर्सन का इंप्रेशन क्रिएट हुआ, गॉट इट, ठीक है। अब ये पर्सन ऐसा था कि आई एम टॉकिंग अबाउट पुणे कॉग्निजेंट, तो उनके जो क्लाइंट थे वो यूएस के क्लाइंट थे। अब हमको पता है कि टाइमिंग हमारे मैच नहीं होते हैं यूएस के, हमारा जब दिन होता है उनका रात होता है, ठीक है, और हमारा रात है तो उनका दिन। अब आपको ही क्लाइंट की टाइम से एडजस्ट होना पड़ेगा, क्लाइंट तो आपकी टाइम से एडजस्ट होगा नहीं। तो यूएस में जब दिन था, क्लाइंट इनको कॉल करते थे, रात को 2-2 बजे बैठ के भी इतने क्लाइंट के बॉक्स सॉल्व किए हैं। आपको पता है रात को 2 बजे क्लाइंट का वीडियो कॉल आता है इस पर्सन को, रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठ के इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लाइंट्स के बॉक्स सॉल्व किए हैं।
इतना हार्डवर्क किया है, इतना डेडिकेशन के साथ काम किया था। और ये एक दिन की बात नहीं है, कई बार, हर यूजुअली 15 दिन की स्प्रिंट होती है, तो हर 15 दिन में एक बार ऐसा होता ही है। क्लियर? कि 15 दिन के बाद जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ क्लाइंट को, प्रोटोटाइप का जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, तो वो ऑब्वियसली रात का ही टाइम आता है, ठीक है। और कई बार रात को कंपनी में बैठ के उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, कंपनी के प्रीमाइसिस में बैठ के, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद सी ग्रेड आया। अब सबसे पहली बार तो वो पर्सन इतने स्ट्रांग थे, उनका नॉलेज इतना स्ट्रांग था कि वो पर्सन अगर चाहे ना तो दूसरी 4 कंपनी उसको लेने के लिए रेडी थी। जब वो कॉग्निजेंट को सर्व कर रहे थे तभी बहुत सारे ऑफर्स उनके पास थे, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं लगे मैं बंडल मारी हूँ जोरदार वाली, बट दिस इज द फैक्ट। व्हेन ही वाज सर्विंग कॉग्निजेंट ही हैज रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ आईबीएम। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं भी थी वहां पर। डायरेक्टर का कॉल आया है, आईबीएम के डायरेक्टर का, कि आप हमको ज्वाइन करो एज एन एडवाइजरी मेंबर। डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोफाइल, एडवाइजरी मेंबर? एज एडवाइजरी मेंबर आप हमारा कंपनी ज्वाइन करो। बट ये पर्सन को तब उस सर्विस में मजा आ रहा था, तो उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे बहुत लाइव ऑफर्स उनके पास थे। अब आप ये कब कर सकते हो? जब आपके पास नॉलेज है। नॉलेज के बगैर दादागिरी करने जाओगे तो एक सेकंड भी कोई आपको बैर नहीं करेगा, ठीक है। फाइन, चलिए अब मुझे बताइए कि आप इसकी जगह पर होते तो आप क्या करते? गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना, है ना? कोई ऐसा होगा जिसको गुस्सा नहीं आएगा? मैम एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी हेलो गुस्सा नहीं करने का। गुस्सा किया मतलब गए काम से। सामने वाला चाहता ही वही है कि आप गुस्सा करो, आप ऐसा कुछ रिएक्ट करो कि आपका इंप्रेशन गलत जाए। जो सामने वाला चाहता है ना वो कभी नहीं देने का इंडस्ट्री में। जो एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि हम ऐसा करेंगे ना तो ये ऐसा ही करेगा, वो कभी नहीं करेगा। आउट ऑफ बॉक्स करने का मतलब बॉक्स में से बाहर जाके नहीं। एक बॉक्स कैरी करके गए इंडस्ट्री में, मैम ने बोला था आउट ऑफ बॉक्स इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है। यस, सो एनीवन, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन? हेलो मैम नाम क्या है हेलो बेटा? नीलांजना। ओके नीलांजना, हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन? किसके माइंड में रिजाइन का ख्याल आया? हेलो 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 नहीं, आई अप्रिशिएट ऑनेस्टी है, आपने ऑनेस्टी से आंसर दिया। और किसी के माइंड में रिजाइन का ख्याल आया कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, समझे जैसो है ना मन में है। हेलो 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 हाँ? हेलो 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 माय गॉड। एनी वेरी फाइन, चलिए। यस वी कैन, एक ही मिनट। हाँ यस आई कैन हियर यू। हेलो मैं सुन मैं सकती कब हूँ, से बोल बोलो। रहा हूँ अरे मैं मैं बोल बैरी रहा नहीं हूँ हुई अब तक। तो आपने रिप्लाई नहीं दिया मैं कब से हेलो हेलो कर निष्ठा, रहा हूँ आई एम जस्ट जोकिंग बेटा। यस आई कैन हियर यू, बोलिए बेटा। हाँ तो मैम जैसे आपने स्टोरी सुनाई मेरे दिमाग में एक दो अरे ख्याल आए नहीं, वन सेक। एक ही मिनट। नहीं निष्ठा, सुनो सुनो, आई एम सॉरी। एक ही मिनट भाइयों ने बहनों, ये प्रोजेक्टर का केबल लगाया हुआ है तो आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी मुझे। बाय डिफॉल्ट आवाज प्रोजेक्टर के केबल में जाती है तो मुझे नहीं सुनाई देगा, ठीक है। आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा मैसेज। आई एम रियली सॉरी, दैट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। प्रोजेक्टर का अगर केबल लग, यस यस, बट आई विल नॉट बी एबल टू हियर योर वॉइस, ठीक है। मुझे ईयरफोन लेके ही आना पड़ेगा नेक्स्ट से। लेके आओ ना मैडम, ठीक है। चलिए आप लोग एक काम कीजिए बेटा, आज के दिन के लिए आप चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। सॉरी। यस एनीवन? हाँ, किसी ने ऐसा बोला था कि हम अपर लेवल मैनेजमेंट को कांटेक्ट करेंगे। हु वाज दैट? यस, एनीवन एल्स? अपर लेवल मैनेजमेंट को, सीधी सी बात है, पहला ख्याल आपका वही आएगा कि अपर लेवल मैनेजमेंट को आप कांटेक्ट करेंगे। इसमें तो बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अब। यस, ये तो ग्रुप मेंबर अभी को बोलोगे। अभी मजा आएगा ना। ओके ओके,
अच्छा तो चलिए भाई मुझे આપણે બધા बताइए વાતો કરો अपर વિશ્વ लेवल વિશ્વ मैनेजमेंट को आप क्या बोलोगे? मैनेजर बड़े हैरान करे छे तो શું કેવું તારું નરેન શું एक ही मिनट ऐसी गलती कभी भी मत करना। मुझे पता ही था कि ये आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि कोई ऐसा बोले कि हम क्लाइंट से बात करके हमारा पॉजिटिव फीडबैक मंगाएंगे। प्लीज प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, नेवर एवर डू दैट। क्लाइंट इतने होशियार होते हैं, वो समझ जाएगा कि देयर इज अ डिस्प्यूट इन द टीम। मैंने जिस कंपनी को सर्विस दिया है, जो टीम मेरा सर्विस कर रही है, वो टीम में डिस्प्यूट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव इंप्रेशन क्लाइंट की आईज में नहीं जाना चाहिए। और वो मैनेजमेंट को भी पता चला ना कि आपने क्लाइंट के थ्रू टेस्टिमोनियल मंगवाया है, तो वो देता होगा ना, तो भी नहीं देगा। तो क्लाइंट को तो कभी इन्वॉल्व करने का ही नहीं। आपका फाइट है, आप सॉल्व करो। फाइट मतलब लाकड़ी लेंगे जवान। साची बात है, हेलो साची बात है, साची बात है, मैडम साची बात है। मैडम फीलिंग तो एक ऐसी करो आती है अवाज कि આવે એવું सामने मैडम वाले ठोक ही दो। અમારે બોલવું છે बट नहीं, वो कंट्रोल रखना पड़ेगा। यस एनीवन? हाँ, अपर लेवल मैनेजमेंट को आप कांटेक्ट हेलो कर सकते हेलो हो, बट कैसे करोगे? हेलो 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 फोन से मैडम, करेक्ट? आप उनको दिखाओगे, ओके चलिए फाइन। हाँ ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि वो अप्रोच करना कितना सही लगता है आपको, कि आप क्लाइंट, आप अपर लेवल मैनेजमेंट को आपका काम दिखाओगे। हमेशा एक बात सुनिएगा और हमेशा वो समझ भी लीजिएगा कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट होता है ना, उसको आप कंप्लेन करोगे ना, तो आप ही का इंप्रेशन गलत जाएगा। आपका इंप्रेशन ऐसे क्रिएट होता है कि इंडिविजुअल आप बहुत अच्छे हो काम करने में, बट जब टीम की बात आती है तो यू आर नॉट गुड एज अ टीम मेंबर। आपका कंप्लेनिंग नेचर है, और जब ये इंप्रेशन क्रिएट होती है तो वो बहुत बड़ा हर्डल है आप सबके लिए। हमेशा आज का जो एरा है वो ऐसा एरा है कि आप टीम में काम करने के लिए फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो, वो चेक करते हैं। आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सेकंड आता है। तो वो इंप्रेशन ऐसा जाएगा कि इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा काम किया है। यस, क्लाइंट के कॉल लिए हैं रात को, 2-2 घंटे तक रात को बैठ के क्लाइंट के कॉल रिसीव किए हैं, बग सॉल्व किए हैं, इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट जब ग्रुप पे टीम में काम करने की बात आती है तो कंप्लेनिंग शुरू हो जा रही है। कंप्लेनिंग नेचर है, इसमें यू आर ચાલો नॉट વાંધો નહીં મારો વ્યૂ સાંભળી લો एज अ તમારે જે टीम આખો વાંક मेंबर। હતો એ જે खुद ही મેડમ નો ફ્રેન્ડ इंप्रेशन હતો એનો જ વાંક હતો कंप्लेनिंग मोड એને में नहीं પહેલેથી જ करना। ક્લાયન્ટ ने કહી आप देवाय अपर કે लेवल ભાई को હું कांटेक्ट અહીંયા નાનો डेफिनेटली જુનિयर कीजिए, बट मेंबर इट છું शुड नॉट बी इन द જે હોય એ મારા कंप्लेनिंग મેનેજર मोड। સાથે વાત करो तो आटलो मोटो क्या कांड बचा? थात ज नहीं धमकी दोगे रिजाइन का? प्रमोशन ना तो रिजाइन कहीं जैसे जा, 4 कंपनी से मेरा हाथ में है। ऐसे गुजराती तो कोई समझता नहीं है वहां पर, ठीक है? बट क्या आप ऐसा बोलोगे मैनेजमेंट को कि देखो मेरे पास ये 4 कंपनी है, मेरे पास लाइव ऑफर है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट या ये प्रमोशन मुझे नहीं मिला तो मैं रिजाइन कर ही दूंगा। आप इस तरह से बात करोगे? यस, देन व्हाट इज लेफ्ट? मतलब नहीं है बेटा, वो तो खुश होगा उल्टा। जिसने सी वो तो चाहता ही है कि आपका बिगड़े, बिगाड़ने के लिए ही तो उसने ऐसा किया है, तो बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो आप ही अभी स्टूडेंट हो, आपने वो पॉलिटिक्स देखा नहीं है, इसलिए आपको सब कुछ अच्छा क्लीन लगता है, बट इंडस्ट्री में कुछ भी क्लीन नहीं है। ठीक है? हाँ, आप जाओगे ना तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी को रिक्वेस्ट करें या प्यार से बात करें तो वो कन्विंस हो जाता है, बिकॉज वो पॉलिटिक्स अभी आपने देखा नहीं है। बट आप प्यार से बात करने जाओगे तो वो आपके सामने प्यार से बात करेगा, लेकिन एक पीछे से धक्का दे देगा सॉलिड वाला। मैंने तो सारा पॉलिटिक्स फेस कर लिया है, हर एक लेवल का पॉलिटिक्स देख लिया है। ये तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, वो तो शुरुआत है। इतने गंदे पॉलिटिक्स होते हैं, ये तो शुरुआत बताई मैंने अभी आपको। 45 મિનિટ્સ થઈ ગઈ મારા લેક્ચર ને। હે બેટા પૂછો મને પણ। એનીવન?
सब कुछ तो टॉप मैनेजमेंट नहीं कर सकता ना। पेशेंस तो गए काम से। देखो हर बार क्या होता है, पेशेंस काम नहीं करता। ધીરજના ફળ મીઠા એ દરેક વખત એપ્લિકેબલ નથી હોતું। એક चलिए आपने बताया है तो मैं बता दूं, एक साल आपको प्रमोशन ना मिले इसका मतलब क्या हुआ पता है, आपका एक पोजीशन डाउन चला गया। दिस मीन्स आपके जो नेक्स्ट नीचे वाले लेवल वाले हैं ना, वो आपके लेवल पर आ गए। और जो लोग बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं ना, वो इस सिचुएशन को बेयर करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? इफ आई एम दैट मच ऑफ इंटेलिजेंट, मेरे पास इतने ऑफर्स है तो मैं क्यों बेयर करूं ऐसा पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या किया अब मैं बताती हूँ बेटा, मैं વધારે ખેંચો નહીં, સીધી સીધું કરી દો શું થાય। ઓકે, જો મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે હું ગુજરાતી બોલીશ તો એવરીબોડી વિલ લાફ ઓન मी, इसलिए मैं गुजराती यूजुअली यूज नहीं करती हूँ लेक्चर में। ठीक है, उन्होंने एक मेल ड्राफ्ट किया। एक्चुअली व्हेन आई रीड दिस मेल, मैंने वो मेल रीड किया हुआ है, एंड व्हेन आई रीड दिस मेल, मुझे भी वो समझने में 2-3 मिनट लगे कि ये मेल का मतलब क्या है। इनडायरेक्टली उन्होंने धमकी दिया। देखो मैं हमेशा से आपको बता रही हूँ कि आप धमकी दो, धमकी मतलब वो वाली धमकी नहीं, ठीक है। आप आपका साइड लो, धमकी दो, बट वो धमकी ऐसे दो कि वो धमकी लगनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, रिजाइन वर्ड यूज नहीं करो बिकॉज इट लुक्स वेरी बैड। आपको शायद ऐसा हो कि मुझे तो कॉग्निजन छोड़ के ही जाना है ना, कहाँ मुझे फ्यूचर में कॉग्निजन को देखना है। किसी भी कंपनी को जब आप लीव करते हो ना, बिगाड़ के मत जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। यू नेवर नो कि कब कौन किस तरह से फ्यूचर में मिले आपको। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किसी के साथ बिगाड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं किया है, ठीक है, बट ये बहुत सारे मेरे टीममेट्स ऐसे थे कि अभी तो जाना है ना, टीसीएस छोड़ के जाना है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, झगड़ा करके गए और वही क्लाइंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आए। ठीक है, आपको नहीं पसंद है ऐसे रहो, बट फाइट करके इंप्रेशन गलत मत जाने दो। ठीक है, तो जब भी आप मैनेजमेंट के साथ बात करते हो, एक प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे मैं मैनेजमेंट को ऐसा नहीं बोल सकती कि आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया तो मैं रिजाइन कर दूंगा या रिजाइन कर दूंगी। इस तरह के क्या कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। ठीक है, उन्होंने धमकी दिया रिजाइन करने का, बट रिजाइन वर्ड यूज किए बगैर दिया। उन्होंने मेल कैसे ड्राफ्ट किया पता है कि थैंक्स कॉग्निजेंट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस क्लाइंट, बट आई रिक्वेस्ट यू टू गिव दिस प्रमोशन टू अ न्यू पर्सन बाय द वेरी नेक्स्ट ईयर। शुड आई रिपीट द सेंटेंस? ठीक है, मुझे भी समझने में 2-3 मिनट लगे थे। हाँ, जब मैंने वो, उन्होंने तो मुझे मेल ड्राफ्ट करके रीड करवाया था कि देखो ये मैंने मेल ड्राफ्ट किया है, ठीक है, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ ही हैज रिटन थैंक्स कॉग्निजेंट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व दिस क्लाइंट, बट आई रिक्वेस्ट यू टू गिव दिस प्रमोशन। वो जिस प्रमोशन के लिए हकदार थे ना, आई रिक्वेस्ट cognizant to give this promotion to a new person by the very next year। इसका ये मतलब हुआ कि by the very next year I would not be there। ये प्रमोशन आप किसी और को दे दो, मैं तो cognizant में रहूंगा ही नहीं। ये प्रमोशन आप किसी और को दे दो। इनडायरेक्टली क्या बोला कि by the very next year I will not be there in cognizant। तो ये वाला प्रमोशन आप किसी नए पर्सन को ही दे दो। ठीक है, मुझे भी सरप्राइजिंग लगा, एंड विद इन 2 days ही गॉट द मेल ऑफ प्रमोशन। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, 2 दिन में उनका जो प्रमोशन ड्यू था ना, वो मेल उनके मेल बॉक्स में था। बट दिस इज द वे टू टेकल द सिचुएशन। आपको ऐसा लगेगा इस पे कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है विथआउट फाइट। उन्होंने फाइट किया किसी के साथ, ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं किया, ना मैनेजर के साथ किया, ना अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ किया, किसी के साथ
ओके नाउ उन्होंने ओरल कम्युनिकेशन भी नहीं किया, ना अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ किया ना मैनेजर के साथ किया, ठीक है। सीधा सीधा रिजाइन का धमकी तो दिया बट इनडायरेक्टली। तो ये चीज आपको सीखनी है कि आप रिजाइन करो, लिखो भी, बट रिजाइन वर्ड यूज किए बगैर आप इस तरह से टैकल कर सकते हो सिचुएशन को। बट ये कब कर पाओगे? जब आप जिस सर्विस में हो ना, वो सर्विस का 50+ डिपेंडेंसी आपके ऊपर है ना, तब। एज की बात नहीं कर रही, परसेंटेज की बात कर रही। 50% से ज्यादा डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो ना, तब जाके ये कर सकते हो। कुछ आता ही नहीं और ऐसा मेल ड्राफ्ट करोगे जतो रह जाती है। गेट इट क्लियरली? दादागिरी आप तब कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज है और कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। गॉट इट क्लियरली इन विथिन? हाँ जी बेटा। अपर लेवल को कस्टमर केयर में ही डालना होता है। आपको कोई भी अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ जब भी कम्युनिकेट करना है ना, कॉग्निजेंट का कस्टमर केयर कनाडा में है, ठीक है। तो जैसे सपोज आई एम द कस्टमर ऑफ अमेज़न, तो मुझे कोई कंप्लेंट करनी है तो मैं कस्टमर केयर में मेल ड्राफ्ट करती हूँ ना, वैसे ही कॉग्निजेंट में एम्प्लॉय केयर डिपार्टमेंट है पूरा, कि एम्प्लॉय को कोई भी इश्यूज हो, जो भी मेल्स आते हैं, जो भी फोन कॉल्स आते हैं, उनका वो लोग आंसर करते हैं, ठीक है। 2 दिन उन्होंने इसलिए लिए कि इस बंदे का जेन्युइनिटी उन्होंने चेक किया कि कितना जेन्युइन है और कितना डिपेंडेंसी है। उसके 2 दिन बाद उनको डायरेक्टली प्रमोशन दिया, और वो इस तरह से प्रमोशन दिया कि वो जो मैनेजर थे ना, वो इनकी अंडर में प्लेस किए गए। मतलब जो वो मैनेजर को थ्रेट था वो बिल्कुल सही ही था, ठीक है। प्रमोशन मतलब एक ड्यू मिला उनको, और वो मैनेजर आज की डेट में भी वो पर्सन के अंडर काम कर रहा है, ठीक है। अब सोचा कि उसे सी ग्रेड दिया होगा, अब ये बंदा भी छोड़ेगा तो नहीं। ये जो इतने हाई फाई स्टेटस के, इतने लेवल के होते हैं, कोई इंडस्ट्री में ऐसा है कि तूने मुझे परेशान किया तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये होता ही है, चाहे कितने भी अच्छे लोग हों, ठीक है। आप लोग मत कीजिएगा। काम स्टार्ट करें, चलो घूमो। अच्छा चलिए एक बार वापस आपको पूछ लेती हूँ बिफोर वी स्टार्ट। आपको किसी को ये टाइम पास नहीं लग रहा है ना? और प्लीज लेट मी नो इफ इट इज सो। किसी को भी ऐसा लगे कि मैडम टाइम पास करे છે ભણાવવાની જગ્યાએ તો કહી દેજો હો પ્લીઝ। આ તમે જાગો છો? હા તમે જાગો છો? તમને ટાઈમ પાસ લાગે છે કે કંઈક ફ્રૂટફુલ લાગ્યું? ટાઈમ પાસ નથી લાગતો, ફ્રૂટફુલ લાગે છે? કયું ફ્રૂટ લાગે છે? जस्ट जोकिंग। हाँ चलिए, आपका नाम क्या है? मुस्कान। हाँ एक दो ठीक है, हाँ इससे ज्यादा लोड नहीं ले सकती मैं यहाँ पे नाम का। इनका पूछा मैं नीलंजना, इनका पूछा मुस्कान, 2 से ज्यादा लोड मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम है, मतलब कोई और प्रॉब्लम नहीं है, नाम याद रखने में प्रॉब्लम है। एक रूमा का याद है मुझे बस, उसको तो मैंने पीजीडीसी में पढ़ाया है इसलिए मुझे याद है। सोनिया याद है, सोनिया नहीं है शायद आज, हाँ नहीं है, कोई है नहीं ना यहाँ पे सोनिया, बच गई मैं। चलिए स्टार्ट करें। 10 मिनट थी बोले थे स्टार्ट करें बट कर ही नहीं रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? क्रिएट कलेक्शन। सब लोगों ने मोंगो टाइप करके कनेक्टेड हो? एवरीबॉडी ओके। एक बार फटाफट Yes, ma'am. स्क्रीन्स ले ले लास्ट लेक्चर का। कलेक्शन क्या है? एक सेकंड यहाँ पर सब लोग अटेंशन दे दीजिए प्लीज। व्हाट इज कलेक्शन? एक टेबल। आप MySQL में एक टेबल क्रिएट करते हैं, इसी तरह से MongoDB में जब हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, इट इज जस्ट लाइक क्रिएटिंग वन टेबल इन MySQL। मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, एम्प्लॉय मास्टर।
MySQL में। किस तरह से मैं टेबल क्रिएट करती हूँ? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मास्टर राउंड पैरेंथेसिस एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल। दिस मीन्स मैंने स्कीमा फिक्स कर दिया। मैं इस टेबल में जितने भी एम्प्लॉय का एंट्री करूंगी मुझे सारे कॉलम के लिए वैल्यूज एंटर करने पड़ेंगे ना। अगर वैल्यू नहीं है तो आई मस्ट एंटर नल, बट आई कैन नॉट लीव दैट सेल ब्लैंक। कभी ऐसा देखा है आपने कि आपने एक टेबल क्रिएट किया, उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर किया और कोई सेल ब्लैंक आ रहा है? नल हो सकता है। नल हैज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ ब्लैंक। नल ब्लैंक नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? नॉट एप्लीकेबल भी बोल सकते हो, एनए नॉट एप्लीकेबल बोल सकते हो, नल बोल सकते हो, ठीक है। बट दिस इज द लिमिटेशन जो मैंने आपको लास्ट भी समझाया था कि मुझे अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय जस्ट मैंने नया रिक्रूट किया है, अभी तक मैंने उसको कोई डेजिग्नेशन असाइन नहीं किया है, जस्ट मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, अब तक वो फिक्स नहीं है कि वो किस सर्विस में प्लेस होगा या वो कौन से डेजिग्नेशन पे प्लेस होगा, मुझे उसका एंट्री तो करना पड़ेगा ना। क्लियर? बट उसके डेजिग्नेशन में मैं क्या एंटर करूंगी? नल। तो मतलब मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर तो फॉलो करना ही है, ठीक है। स्कीमा तो फिक्स ही रहता है, बट मोंगोडीबी क्या है? स्कीमा लेस है। स्कीमा लेस मतलब जब मैं ये कलेक्शन क्रिएट करती हूँ, मैं कोई डिजाइन स्पेसिफाई करती हूँ कलेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे? नो, मैं सिंपली कलेक्शन ही क्रिएट करती हूँ ना। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, इफ यू कैन रिकॉल। हम लोग सिंपली कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उसका डिजाइन साथ में स्पेसिफाई करते हैं? नो, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है? कलेक्शन क्रिएट करने से पहले आपको आपका खुद का डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या लिखते हो? यूज डेटाबेस नेम, मतलब यूज मे बी DB1, DB2, गिव प्रॉपर नेम, मीनिंगफुल नाम दीजिएगा। कि सपोज आप बैंकिंग के लिए केस स्टडी बना रहे हो तो यूज बैंक DB ऐसा कुछ करके, ठीक है। आप सब लोग एक फटाफट डेटाबेस क्रिएट कर लो। यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट डेटाबेस क्रिएट कीजिए जल्दी। यूज DB1, DB2, समथिंग लाइक दैट। वेरी गुड, ठीक है। जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे आप कलेक्शन क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्लियर? जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करोगे आप तब तक कलेक्शन क्रिएट नहीं कर पाओगे। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कलेक्शन क्या है? एक टेबल। MySQL का एक टेबल मोंगोडीबी में एक कलेक्शन है। जैसे सपोज मेरा बैंकिंग का डेटाबेस है तो बैंक के डेटाबेस में कौन कौन से टेबल आ सकते हैं? एम्प्लॉय टेबल, कस्टमर, अकाउंट, लोन, ब्रांच, 5 टेबल मैंने बताए। बट अगर मैं मोंगोडीबी यूज करती हूँ तो मैं 5 कलेक्शन क्रिएट करूंगी। कस्टमर, अकाउंट, ब्रांच, लोन एंड कौन सा रह गया है? कस्टमर, एम्प्लॉय, ठीक है। कस्टमर, एम्प्लॉय, अकाउंट, लोन एंड ब्रांच। जितने टेबल मैं MySQL में क्रिएट करती हूँ उतने ही कलेक्शंस मैं मोंगोडीबी में क्रिएट करूंगी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। रो इंसर्ट करते हो ना, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, वो हम टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। कलेक्शन में हम डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी इज अ डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोर। NoSQL में बहुत अलग अलग पैटर्न है, कॉलम फैमिली है, की वैल्यू है, ग्राफ है, डॉक्यूमेंट है। उसमें से मोंगोडीबी जो हम यूज कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है। तो सपोज एम्प्लॉय मास्टर में आप 100 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो टेबल में, तो एम्प्लॉय कलेक्शन में आपको कितने डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे? 100 डॉक्यूमेंट। एक रिकॉर्ड इज इक्वल टू एक डॉक्यूमेंट। टेबल में जो आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो वैसे ही आप कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब तक आपने कलेक्शन का तो कोई डिजाइन बनाया ही नहीं है, आप डॉक्यूमेंट के टाइम पे फील्ड्स इंसर्ट करोगे, ठीक है। इसका ब्यूटी क्या है? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ NoSQL? जिस डॉक्यूमेंट में आपको जो फील्ड चाहिए वो आप ले सकते हो। तो सपोज आप एम्प्लॉय 1 का
आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी, ये 3 ही फील्ड लेना चाहते हो। तो जब आप एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट इंसर्ट करोगे एम्प्लॉय 1 का, तो उसमें 3 ही फील्ड होंगे, आईडी, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। फिर एम्प्लॉय 2 है, उसका जब मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करती हूँ, मुझे आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी और डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, तो उसके डॉक्यूमेंट में मैं 4 फील्ड इंसर्ट करूंगी। थर्ड एम्प्लॉय है, उसमें मुझे 2 ही फील्ड डालने हैं, आईडी एंड नेम, तो थर्ड डॉक्यूमेंट में जब इंसर्ट करूंगी तब मैं 2 ही फील्ड पास करूंगी। ऐसे रन टाइम आप जैसे जैसे डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते जाते हो, हर एक डॉक्यूमेंट में आपको कितने फील्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, बट दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट गिवन इन योर आरडीबीएमएस। वो मायएसक्यूएल में फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है। गॉट इट क्लियरली? वहां पे जो आपने स्कीमा फिक्स कर दिया टेबल क्रिएशन के टाइम पे, वही स्कीमा के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे। इतना क्लियर? ओके। एक कलेक्शन क्रिएट किया है हमने, लास्ट टाइम भी किया था, आज एक बार वापस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है? एंड मेक श्योर इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मोंगोडीबी केस सेंसिटिव है, गड़बड़ किया लिखने में तो एरर आएगी, एंड इट इज नॉट यूजर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ गिविंग एरर। वो जो एरर देता है ना, वो समझ में नहीं आता है, वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है? टीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, यहाँ पर देख लीजिए, एक ही मिनट प्लीज, किसी को चाय चाहिए? श्योर? Yes, ma'am. टीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन इज अ कीवर्ड, क्रिएट टेबल कीवर्ड है ना मायएसक्यूएल का, वैसे ही क्रिएट कलेक्शन भी कीवर्ड है, बट उसका सी स्मॉल एंड कलेक्शन का सी कैपिटल। क्रिएट का सी स्मॉल, कलेक्शन का सी कैपिटल, एंड डू नॉट इंसर्ट एनी स्पेस। कई बार स्टूडेंट क्रिएट और कलेक्शन के बीच में स्पेस इंसर्ट कर देते हैं, मैडम एरर, ठीक है? क्रिएट कलेक्शन एंड विद इन डबल कोट्स आपको नाम देना है कलेक्शन का। तो जैसे सपोज हम एम्प्लॉय टेबल जैसे क्रिएट करते हैं, वैसे ही एम्प्लॉय कलेक्शन क्रिएट करेंगे। करो भाइयों ने बहनों, टीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन एम्प्लॉय। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी कर लीजिएगा ये। ओके हो गया? ओके, ये किस तरह से आउटपुट दे रहा है? ओके वन, दिस मींस आपका जो क्वेरी है वो ओके है, ठीक है? एवरीबॉडी इज डन? जब तक सबका नहीं हो जाता हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप सबका भी हो गया? आपका नाम? मैडम तमें तो ना पढ़ती हूँ, नहीं पूछू। आर वी डन? कई लोग है ना मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ ना, आर वी डन? हो जाए तो बताना। और दिस साइड डन बेटा? आपका सबका हो गया? ओके डन। हैव यू read this? It is written for you only, ठीक है? અહીંયા જુઓ ને પ્લીઝ. A collection can be considered as one table of SQL MySQL. मैं वापस से बार बार ये है ना 5-6 लेक्चर तक मैं रिपीट करने वाली हूँ ताकि आपके माइंड में फिट बैठ जाए, ठीक है? कि MongoDB का एक कलेक्शन MySQL या SQL का एक टेबल है, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या हो गया, MongoDB की डिजिटल डेटा डिक्शनरी में एक कलेक्शन क्रिएट हो गया जिसका नाम हुआ एम्प्लॉय। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? 100% श्योर? ओके, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया, डिजिटल डेटा डिक्शनरी। व्हाट इज दैट?
अभी रिसेंटली आई स्पोकन वन वर्ड डिजिटल डेटा डिक्शनरी, व्हाट इज दैट? अब MySQL में टेबल्स क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मास्टर, फिर उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो क्रिएट टेबल का जो डेफिनेशन है वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क पे। आप समझ रहे हो? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मास्टर विथ 4 कॉलम्स, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया मैंने, अभी तक मैंने एक भी रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं किया है उसमें, तो ये स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है वो कहाँ स्टोर रहेगा? एम्प्लॉय मास्टर का जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया ना वो कहाँ स्टोर होगा? MySQL की जो डिजिटल डेटा डिक्शनरी है उसमें स्टोर रहता है। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हैं ना, उसके साथ में उसकी डिजिटल डेटा डिक्शनरी भी इंस्टॉल होती है, जो सारे टेबल के स्ट्रक्चर स्टोर करके रखती है। ये क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इसी तरह से MongoDB में भी डिजिटल डेटा डिक्शनरी होती है जिसमें सारे कलेक्शन के नाम स्टोर रहते हैं। क्या हुआ बेटा? हाँ ठीक है, रीड कर लूंगी बेटा, हाँ श्योर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। एक सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि 5-7 मिनट के लिए सब लोग यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। वैसे आप देते ही हैं, बट फिर भी आपका माइंड कहीं पर डाइवर्ट मत कीजिएगा, ठीक है? जो लोग जय भवानी में है वर्चुअली, या टोमेटोज में है, या होको इटरी में है, कहीं पर भी हो वर्चुअली मेंटली, तो वापस आ जाइएगा, ठीक है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही चीज बोली थी, ठीक है, कि जब मैं लेक्चर लेती हूँ तब ऐसे ऐसे नोट करते हैं हेड, ठीक है? याद क्या आ रहा है? कुछ और, हैप्पी स्ट्रीट याद आ रही है, ठीक है, लॉ गार्डन की कुछ मतलब जय भवानी में कहीं गए हैं या होको इटली में गए हैं। हाँ मैडम लेक्चर बंद करें तो जाओ, मुझे भूख लगी चाहिए, क्योंकि मतलब बैक बैक में वो कॉन्सेप्ट आते होंगे, ठीक है, आइसक्रीम दिखता होगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे। मुझे लगता है कितने ओबीडियंट स्टूडेंट ने कितना प्यार से सुन रहा है मुझे, ठीक है, ऑल राइट, चलिए, सॉरी, अब आ गए ना? अब यहीं पे रहिएगा 10 मिनट के लिए, चलिए, लेट्स बी सीरियस फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एवरीवन। ओके, अब कोई मजाक मस्ती नहीं, हाँ? कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, ओके, नाउ दिस concept is very important for understanding rest of the topics. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा ये, ठीक है? MongoDB में हम जितना भी काम करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे, विच इज की वैल्यू। चलिए, मैं एक ही मिनट इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एम्प्लॉय, पहले मैं आपको MySQL के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ, फिर MongoDB के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगी, सो योर आइडिया वुड बी मोर क्लियर। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम्स क्रिएट करते हैं ना, तो सपोज मैंने कॉलम्स क्रिएट किए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ये 4 मैंने कॉलम्स क्रिएट किए, ठीक है? तो आपने MySQL में जितने भी कॉलम्स क्रिएट किए हैं वो MongoDB में जाने जाते हैं कीज के नाम से। टेबल के कॉलम इट इज इक्विवेलेंट टू कीज इन डॉक्यूमेंट्स। समझ में आ गया? कलेक्शन टेबल, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स, टेबल के रिकॉर्ड्स MongoDB में क्या हो गया? कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स। MySQL का टेबल MongoDB में कलेक्शन, MySQL के रिकॉर्ड्स MongoDB में डॉक्यूमेंट्स, MySQL के टेबल के कॉलम्स MongoDB में डॉक्यूमेंट्स के फील्ड कीज। समझ में आ गया? फील्ड भी बोल सकते हो, कीज भी बोल सकते हो, ठीक है? तो सपोज मैंने ऐसा लिखा है एम्प्लॉय आईडी E101,
दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर वेर एम्प्लॉय आईडी इज 101। तो एम्प्लॉय आईडी क्या है, कॉलम का नाम, और 101 मैंने वो कॉलम की नाम की वैल्यू सप्लाई किया। एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू सप्लाई किया मैंने, यस और नो? आई रिपीट, select star from employee master where employee ID is equal to 101. So that 101 is the value of that column employee ID का। तो यहाँ पर सेम है, 1000 डॉक्यूमेंट है, मैं पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? अंडरस्टूड प्रॉपरली? गॉट इट? तो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर। की क्या है? कॉलम, और वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। एम्प्लॉय आईडी की कोई एक कॉलम, एम्प्लॉय का नाम राम, क्या हुआ? एम्प्लॉय नेम क्या हो गया? की, वैल्यू क्या हुई? राम। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या हुआ? की। मैनेजर क्या हुआ? उसकी वैल्यू। एवरीबॉडी क्लियर? अब सबको समझ में आ गया? 100% श्योर? ओके, नाउ अब हम ये लेते हैं, ठीक है? की वैल्यू को हमेशा we write in this brackets, ठीक है? एंगुलर ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है? हमेशा की मतलब आपको टाइप नहीं करना है, ये ब्रैकेट्स टाइप नहीं करने हैं, बट जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं ना, तब डॉक्यूमेंट में हम की वैल्यू को कैसे मेंशन करते हैं? ये ब्रैकेट में। समझ में आ गया? हमेशा आपको पीसी के ऊपर ही काम करना है वो नहीं होगा, कई बार आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब हम डॉक्यूमेंट करते हैं हमारे काम को, जब इसका डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, तब की वैल्यू पेयर को किस तरह से लिखा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट्स में। हाउ यू राइट? ध्यान से समझिएगा। एम्प्लॉय नेम, दिस इज द वे टू राइट। एम आई क्लियर? एम्प्लॉय नेम इज अ की, और उसके सामने उसकी वैल्यू है राम। समझ में आ गया? इसी तरह से आपको दूसरा मेंशन करना है, सॉरी, कोई नेम, कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। क्लियर? ये क्या हुआ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू राम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर वेयर नेम इज इक्वल टू बीबीबी। क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? ठीक है, okay, so sorry, field 1 is key colon, this is the colon sign, yes, this is very important। जब आप MongoDB में काम करते हो तब आप की वैल्यू कैसे पास कीजिएगा? कॉलन साइन से। वो मैं बताऊंगी कैसे करना है, बट वी आर यूजिंग कॉलन साइन फॉर पासिंग की वैल्यू पेयर। हम इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं। समझ में आ गया? एम्प्लॉय नेम colon join, this is called key value pair। Can you read this next line written in the red color? Employee name colon join, in this employee name is your key। Perfect, employee name is a key colon value। syntax क्या है? key colon value। perfect, ठीक है? employee name colon जॉन जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हमने उसको डबल क्वोट्स में लिखा। इट्स अ कैरेक्टर वैल्यू। अगर आप सैलरी पास कर रहे होते तो आप क्या लिखते? सैलरी कॉलन 10,000। ठीक है, जितना डेटा कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, उसको हम डबल क्वोट्स में पास करेंगे। यस, वन थिंग, ये चीज बहुत कॉमन है जो मैं आपको बताती हूँ। सैलरी इज अ की, 10,000 is a value। क्लियर एवरीबॉडी? मुझे इसको डबल कोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इंटीजर फील्ड है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया है, ये यस कॉमा नहीं आना चाहिए। जब हम वैल्यूज लिखते हैं, कॉमा वुड बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बार यू नो हमको फिगर्स हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 10,000 है तो 10 के बाद हम कॉमा कर देते हैं, और बहुत बार मैंने स्टूडेंट को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। सो व्हेन यू टाइप 10,000 में 10 के बाद में कॉमा नहीं आना चाहिए,
बिकॉज वो स्ट्रिंग है, स्पेशल कैरेक्टर में आ जाएगा और वो एरर थ्रो करेगा, बिकॉज कॉमा विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड एज अ वैलिड इंटीजर, ठीक है, वो इंटीजर नहीं है, फाइन। सो यहाँ पर सेम, एम्प्लॉय नेम इज अ की, जॉन इज अ वैल्यू। की वैल्यू समझ में आ गया सब लोगों को? 100% क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप बताइए प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? आई कैन रिपीट फॉर यू इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। कैन यू प्लीज एक्नॉलेज? एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया है नहीं आया? श्योर। क्या रिपीट करूं मैं? की वैल्यू रिपीट करूं बेटा? Narhari, should I repeat key value? Okay. Yes, yes. Key value is what? Key is column. ठीक है। अब MySQL में आपके जो अलग अलग कॉलम के नाम है, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस, ईमेल, वो हम मोंगोडीबी में एज अ की रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब मैंने सपोज ऐसा किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू जॉन, तो इसमें की क्या हुआ? नेम, और वो की वैल्यू क्या हुई? जॉन। तो अब जो वैल्यू पास करते हो वो वैल्यू का कॉन्सेप्ट मोंगोडीबी में भी सेम है, MySQL में भी सेम है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स इस तरह से है, फील्ड 1, दिस इज योर की कॉलन वैल्यू, ठीक है। This would be the syntax to write key value pair, key colon value। कोई भी कॉलम का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, बट हम मोंगोडीबी में कॉलम वर्ड यूज नहीं करेंगे, बिकॉज कॉलम इज अ वर्ड ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। कोई मिस्टेक से भी कॉलम वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ, वो बात अलग है, बट हियर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम मोंगोडीबी में। यहाँ पर हम एक कॉलम को कैसे जानेंगे? फील्ड से या की से, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? नरहर, इज इट क्लियर बेटा? ओके, शैल वी स्टार्ट इंसर्टिंग द डॉक्यूमेंट्स? आज हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना देख लेते हैं, एंड नेक्स्ट लैब में आगे के सिंटैक्सिस हम देखेंगे, ठीक है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसको साथ साथ में हम MySQL से कंपेयर करें तो हमने कितना सीखा अब तक? टेबल क्रिएट करना, इतना ही सीखा है हमने, टेबल क्रिएट करना। अब आपने MySQL में टेबल क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं? उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो हमने एग्जैक्टली हमने कलेक्शन क्रिएट कर लिया, अब हम कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहले मैं आपको बता दूं, बाद में आई गिव यू टाइम टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अभी हम कोई मैनिपुलेटिव वे में इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैनिपुलेटिव वे में मतलब एक डॉक्यूमेंट में 3 फील्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट में 2 फील्ड, ऐसे नहीं। अभी हम सारे डॉक्यूमेंट में सेम नंबर ऑफ फील्ड के साथ पहले देखेंगे, बाद में हम उसका एडवांस स्टेप देखेंगे, ठीक है। सीधा આપણે થર્ડ સ્ટેપ में જમ્પ મારીને તો પડી જવાય, આપણે એવું નથી કરવું, આપણે 1 by 1 સ્ટેપ જ આપણે કરીશું, ઓકે। Once the collection is created, the next step is to insert one or more documents. ठीक है? Fine. The same thing that I have recently spoken, it is considered as inserting records into tables in SQL, MySQL. Okay? सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट होता है। नाउ, अब आप एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी इंसर्ट करवा सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो MongoDB इंस्टॉल्ड है, और इवन इफ आपने अगर किया है जो लैपटॉप में, उसमें भी शायद इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली वो सपोर्ट नहीं होगा, बट इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली जो होगा उसमें तो सपोर्टेड होगा ही। यू नो, हमारा ये मिसकंसेप्शन है, ओपन सोर्स है MongoDB, है ना, MongoDB, आर स्टूडियो, ये सब ओपन सोर्स है, तो उसके वर्जन सेम होंगे, ऐसा नहीं होता है, उसका पेड वर्जन भी होता है। आर स्टूडियो का पेड वर्जन भी अवेलेबल है,
अब आप आर स्टूडियो का ओपन सोर्स वर्जन देखो और आर स्टूडियो का पेड वर्जन देखो। तो आर स्टूडियो के पेड वर्जन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ओपन सोर्स में नहीं है। ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पर जो MongoDB है आपके मशीन में वहां पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट साथ में इंसर्ट करना सपोर्ट नहीं करता है, बट इंडस्ट्री में जो होगा उसमें तो सपोर्ट होगा ही होगा, बिकॉज यूजुअली जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कंसर्न करता है दे गो फॉर द पेड वर्जन। इंडस्ट्री में यूजुअली पेड वर्जन वाले ही आपको टूल्स मिलेंगे, ओपन सोर्स बहुत कम रहता है। कैन यू नो द रीजन ऑफ दिस? यूजुअली प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में ज्यादा प्रीफर होते हैं। कैन यू नो द रीजन ऑफ दिस? ओपन सोर्स तो फ्री में मिलते हैं ना, एक नो आई नीड नॉट टू पे अ सिंगल रुपीस फॉर दैट। व्हाट इज स्टिल व्हाई इंडस्ट्री प्रीफर्स प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट? आपको क्वेश्चन समझ में आया? ओपन सोर्स में तो मुझे एक पैसा खर्च किए बगैर मिलता है ना सॉफ्टवेयर टूल, और हम सबको पता है कि लाइसेंस वर्जन कितने कॉस्टली आते हैं। Still, why they go for the proprietary product? Any reason? हम हमेशा मनी ओरिएंटेड सोचते हैं ना, बट TCS, इंफोसिस, कॉग्निजेंट ये सारी कंपनी पहले रेपुटेशन के बारे में सोचती है, अपने टाइम के बारे में सोचती है। यू नो, जब आपके पास ओपन सोर्स आता है तब कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू विल हैव टू रिलाई ऑन द कम्युनिटी। आपको कम्युनिटी पे रिलाई करना पड़ेगा। 10 दिन में भी आपका सॉल्यूशन आ सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं और 1 दिन में भी आ सकता है। अब TCS जैसी कंपनी में 15 दिन तक किसी भी बग का सॉल्यूशन ना निकले वो तो पॉसिबल नहीं है। 15 दिन मतलब एक स्प्रिंट पूरा पीछे चला गया आपका टीम, वो अफोर्डेबल होता ही नहीं है। ठीक है, और सिंपल मेरे पास विंडोज है, मैंने एक ही फोन किया ना, कुछ घंटों में मेरा बग सॉल्व हो जाएगा, कुछ घंटों में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे कस्टमर केयर में एक फोन ही करना है, तो वो टाइम सेविंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए काम फास्ट हो वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं क्लाइंट को बोलूं कि यू हमारा ओपन सोर्स था, ये बग आया है, हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है, 10 दिन हो गए, व्हाट विल बी द इंप्रेशन ऑफ माइंड इन आइज ऑफ क्लाइंट? 0। इंप्रेशन कितना डाउन हो जाएगा? ये कंपनीज अपने रेपुटेशन को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दे गो विद द प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एक ही मैं पहले मैं बता देती हूँ। डीबी, ये है आपका सिंटैक्स। आप MySQL में जब रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो क्या सिंटैक्स है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, मींस आपको टेबल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है। जब आप क्वेरी फायर करते हो तब आपको टेबल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो हम किस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो कलेक्शन का नाम तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। कितने सारे कलेक्शन हैं? अभी तो हमने एक ही कलेक्शन क्रिएट किया है, बट जब आप एक पूरा सर्विस बनाते हो तो कितने सारे कलेक्शन होंगे। सो विल हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कलेक्शन इनटू व्हिच you want to insert the document. ठीक है, so this db dot collection name, this is the syntax dot insert, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स है। ठीक है, db dot collection name dot insert, हमने कौन सा कलेक्शन क्रिएट किया है? एम्प्लॉय। तो जो कलेक्शन नेम है that will be replaced with the name of your collection. So db dot employee dot insert. ठीक है, कलेक्शन नेम की जगह पर आप क्या लिखोगे? आपका खुद का कलेक्शन का नाम। ठीक है, ओके। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये चीज एक 5 मिनट के लिए सब लोग यहाँ पर देख लीजिए प्लीज। MongoDB में जब भी आप कोई भी फंक्शन फायर करते हैं that has to be compulsory enclosed within round parentheses, otherwise it will throw an error. और जैसे जैसे हम एडवांस फंक्शन देखते जाएंगे ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा आएगा, दूसरे के अंदर तीसरा आएगा, तब ब्रैकेट्स की बहुत ज्यादा एरर आती है। तो you will have to be extraordinary careful when we insert the brackets. जब हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं बहुत ज्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सबको ब्रैकेट्स का एरर बहुत आता है। ठीक है, वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके केस में रिपीट हो।
ठीक है, ऑलराइट। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दी मत कीजिए, मैं आपको टाइम दूंगी, पहले ये पूरा सिंटेक्स समझ लीजिए। db.collection_name.insert, इंसर्ट का पूरा पूरा स्मॉल में है, कोई कैपिटल नहीं है। ये ओपन किया मैंने, इसका पैरेंथेसिस, ये एंड हुआ। इंसर्ट जो मेरा फंक्शन है उसका ये पैरेंथेसिस यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर वो क्लोज हुआ, ये जो आपको दिख रहा है वो। अब ये फंक्शन के अंदर जब मैं वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ, मुझे फील्ड्स को तो सेपरेट करने पड़ेंगे ना। एक डॉक्यूमेंट में मुझे 3 फील्ड इंसर्ट करना है। मैंने एम्प्लॉय कलेक्शन क्रिएट किया, उसमें पहला डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रही हूँ। पहले डॉक्यूमेंट में मुझे 3 फील्ड इंसर्ट करने हैं, आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन। तो इन तीनों फील्ड को मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो इन तीनों फील्ड को हम कैसे सेपरेट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू। समझ में आ गया? कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हम फील्ड को सेपरेट करेंगे। देखो, फील्ड 1 वैल्यू एंड यहाँ पर डन। इसका ये मतलब है कि फील्ड और आपने जो डिजाइन है उसको सेपरेट किया। समझाती हूँ, ऐसे मत देखो, समझाती हूँ। मुझे आपके फेसेस देख के समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये लेवल पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए तो हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, ये क्लियर हो गया, डीबी कलेक्शन नेम इंसर्ट, इतना 100% क्लियर है यहाँ तक। ये ओपन पैरेंथेसिस आपने किस लिए किया? इंसर्ट फंक्शन स्टार्ट, इंसर्ट फंक्शन एंड्स, इंसर्ट फंक्शन एंड हुआ, ओके। अब इंसर्ट फंक्शन के अंदर मुझे फील्ड स्पेसिफाई करने हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी फंक्शन स्टार्ट करो, वो फंक्शन स्टार्ट होगा राउंड ब्रैकेट के थ्रू, और वो फंक्शन के अंदर आपको जो भी पैरामीटर पास करने हैं, दैट ऑल पैरामीटर्स हैव टू बी एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। वापस एक बार बता देती हूँ, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम राउंड पैरेंथेसिस में एनक्लोज करेंगे, और वो फंक्शन के अंदर अब जो भी पैरामीटर्स पास करेंगे दैट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। वो कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट क्या स्पेसिफाई करता है? ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्या स्पेसिफाई करेगा? डिजाइन से अलग कर रहे हो आप पैरामीटर को। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। की वैल्यू मैंने बताया था, क्या सिंटेक्स है की वैल्यू का? की कॉलन वैल्यू। तो ये आके आपका फील्ड 1, यहाँ पर आपको नाम लिखना है कॉलन वैल्यू। दूसरा फील्ड मतलब दूसरा कॉलम। फील्ड 1 मतलब आपका कॉलम 1, दूसरा फील्ड मतलब आपका कॉलम 2। तो फील्ड 2 और उसका वैल्यू। देखो, अब यही चीज को मैंने एक एग्जांपल से रिप्लेस किया है, ठीक है। मैं कस्टमर कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर रही हूँ, db.customer.insert। क्या इंसर्ट कर रही हूँ मैं? पहला कॉलम क्या है मेरा? कस्टमर आईडी, मतलब मेरा पहला फील्ड क्या हुआ? कस्टमर आईडी। एट ए टाइम एक ही डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रही हूँ। ये पहला डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया, वो डॉक्यूमेंट में मैंने कितने कॉलम्स लिए हैं? CID पहला कॉलम, कस्टमर आईडी, दूसरा कॉलम मैंने लिया नेम, तीसरा कॉलम मैंने लिया टाइप, और चौथा कॉलम मैंने लिया डेट ऑफ बर्थ। 4 कॉलम का डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया। इन शॉर्ट 4 फील्ड का डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। CID कॉलम 1, दिस इज इंटीजर, नेम जॉन, टाइप कैश, DOB डेट ऑफ बर्थ। अब से दिस इज द ब्यूटी, आपने देखा कहीं पर भी डेटा टाइप या साइज कुछ भी मेंशन कर रहे हैं। MySQL में आपको टाइप साइज सब कुछ मेंशन करना पड़ता था, यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ MongoDB। इट्स अ स्कीमा फ्री, ना आपको कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने हैं, ना टाइप करना है, ना साइज। कॉलम के नाम मतलब कलेक्शन क्रिएट करने के टाइम पे जब हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं ना, तब भी हम टाइप या साइज कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं।
सीधे सीधे वैल्यूज दे देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। समझ में आया? इसीलिए हम इसको की वैल्यू पेयर बोलते हैं कि सीधा की और उसका वैल्यू, वो की का टाइप क्या है, साइज क्या है, कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर हो गया? अब आप ट्राई करोगे। एक काम कीजिए, पहले आपने जो एमपीवी टेबल क्रिएट किया है ना, उसमें 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट कीजिए, ऐसे ही 4 कॉलम वाले। समझ गए? हर एक डॉक्यूमेंट में 4-4 कॉलम लेने हैं। ये एक डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया ना, वैसे ही आपको 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं, तीनों डॉक्यूमेंट में चारों कॉलम लेने हैं, सेम स्ट्रक्चर। क्लियर? समझ में आ रहा है? फॉर श्योर राइट आउट। चलो, कुछ मैसेज है, मैं रीड कर लेती हूँ। ना ना पढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ट्राई कीजिएगा, सब लोग। 5 मिनट दे सकते। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, आई विल बी देयर एंड सॉल्व योर डाउट। बट एक रिक्वेस्ट है मेरा सबसे, एक ही मिनट। हाँ, एरर आए ना मैम, एरर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तो आऊंगी, एरर सॉल्व करूंगी, बट ट्राई टू इंटरप्रेट एरर फर्स्ट। तो एरर क्या है उसको आप अपने आप से पहले सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर लॉजिक। ठीक है, मैं तो आऊंगी ही, सॉल्व करूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, गुस्से से मत देखना मेरी ओर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने अपना चैट बॉक्स ऑन रखा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ बोलिए बेटा, यश बोलिए। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, वो लिंक का यूज करके आप मोंगोडीबी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ आपने बताया। यश, वी हैव स्टार्टेड विथ मोंगोडीबी, जो NoSQL का एक सॉफ्टवेयर है, NoSQL डेटाबेस का। और वो मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ यहाँ से। अभी किसी के पास वो लिंक है? मुझे अपना मेल एक्सेस करना पड़ेगा। एनीवन हैविंग लिंक? एक 2 मिनट के लिए कैन आई स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज? जस्ट वेट, मैं यहाँ वापस से लिंक कर रही हूँ। चलो,
यस, आप ये लिंक्स यूज करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं MongoDB। કહું બેટા કહું છું फाइंड मेथड છે उसके लिए वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रही हूँ, बट उसके लिए डॉट फाइंड मेथड है FIND, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इसको क्यों नहीं चल रहा? वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है इसको? नहीं, इसमें आप जो भी चाहे डाल सकते हो, बताऊं सिर्फ 1 भी डाल सकते हो। मतलब 2 एम्प्लॉई का सेम आईडी भी डाल सकते हो। यहाँ पर प्राइमरी की जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। बताऊंगी नहीं होगा। ठीक है, डन। ओके, चलिए अब તમે હસતા હોય તો મને બી કહેવાનું, હું પણ તમારા લોકો સાથે હસીશ, મજા આવશે। સેશન હે मुझे नाम याद नहीं रहते तो बर्थडे कहाँ से याद रहेगा? मुझको रिमाइंडर रखना पड़ता है। चलिए डन, ओवर दैट साइड हो गया। लोगों का पीछे आपके बाजू हो गया। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है अब तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब सबका हो गया? ओके, अब ये जो आपने डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया है उसको शो कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। डॉट फाइंड मेथड है, ठीक है, फाइंड मेथड है, बट उसको किस तरह से यूज करना है वो भी मैं बताऊंगी। आप सिंपली फाइंड करोगे तो जो आउटपुट है वो बहुत उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, अच्छे से वो व्यू नहीं होगा। तो उसके लिए डॉट प्रीटी मेथड है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट डॉट प्रीटी फाइंड डॉट प्रीटी ऐसा करके है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो अभी इन्होंने क्वेरी रेस किया कि मैंने 2 कीज और 2 वैल्यू सेम डाल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी की जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सी यू कैन नॉट कंपेयर MongoDB विथ MySQL। मैं समझाने के लिए कंपेयर कर रही हूँ, बट उसका जो यूसेज है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। MySQL का पर्पस, उसका डिजाइन आप MongoDB से कंपेयर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि हमने MySQL के अलावा कोई और डेटाबेस एक्सप्लोर ही नहीं किया है। ठीक है, तो हम किसी भी कॉन्सेप्ट को MySQL के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझने का ट्राई करते हैं, बट MongoDB का पूरा पर्पस ही अलग है। MongoDB सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, इसके लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, एम आई क्लियर? एक जस्ट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि MySQL में कैन आई स्टोर 1 करोड़ रिकॉर्ड? मैं एक टेबल में 1 करोड़ रिकॉर्ड स्टोर कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, पर जब मैं सिलेक्ट स्टार क्वेरीफायर करूंगी ना तब मजा आएगा। 1 करोड़ रिकॉर्ड तो मैं स्टोर कर सकती हूँ, कौन रोकने वाला है मुझे? इंसर्ट इनटू करके नहीं कर सकती, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज ऐसा करके 1 करोड़ रिकॉर्ड मैंने डाल दिए। ठीक है, अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया तो क्या हालत होगी? हैंगी हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो इसके लिए MongoDB बनाया गया है। यू कैन नॉट कंपेयर द पर्पस ऑफ MongoDB विथ MySQL। MySQL का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। MongoDB is not made for प्राइमरी की फॉरेन की कॉम्बिनेशंस। वो टेबल को कनेक्ट करने के लिए या कलेक्शन को कनेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है,
अब मुस्कान ने क्वेरी रेज किया कि मैडम अगर मैंने 101 2 बार डाल दिया तो एम्प्लॉय के 5 डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किए, दोनों डॉक्यूमेंट में मैंने एम्प्लॉय आईडी 101 डाल दिया, तो क्या वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा मैडम? यूनिक आइडेंटिफिकेशन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी हाउ चाहिए, ठीक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है वो पहले से सब में बता देती हूँ कि जब भी हम एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हो ना, बाय डिफॉल्ट माय एसक्यूएल इंजन उसका एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता हूँ। अब आप एक समझिए कि जब भी मैं केवाईसी फॉर्म फिलअप करती हूँ बैंक का, मैं सपोज कैनरा बैंक में गई, मैंने कैनरा बैंक में अब तक कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया है, मैं पहली बार कैनरा बैंक में जा रही हूँ, वहां पे मैं कोई अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ, मैं डिटेल्स फिल करती हूँ ना मेरी केवाईसी में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरा पैन कार्ड नंबर, एवरीथिंग आई विल एंटर। डू आई एंटर माय क्लाइंट आईडी? नेवर। क्लाइंट आईडी कभी भी मैं एंटर करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जो लकी नंबर है ना वो मेरा क्लाइंट आईडी, ऐसा होता है? नहीं। क्लाइंट आईडी विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय बैंक, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से मेरा जो क्लाइंट आईडी आएगा दैट वुड बी गिवन टू मी बाय द बैंक टू मी, है ना। फिर मैं वही क्लाइंट आईडी का यूज करके मेरे फर्दर ट्रांजैक्शंस कैरी कर सकती हूँ, बट वो क्लाइंट आईडी मैं जनरेट करती हूँ, क्लाइंट आईडी बैंक ने जनरेट किया है, सिस्टम ने जनरेट किया है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, हर एक डॉक्यूमेंट का आईडी कौन जनरेट करेगा? मोंगोडीबी इंजन जनरेट करेगा, आपको नहीं दिखाई देगा, बट जब आप शो करने जाओगे डॉक्यूमेंट को तब दिखाई देगा। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होंगे ना, तब वो जब डॉक्यूमेंट को सेव करेगा ना, उसके साथ वो एक आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट करके उसको सेव कर देगा, और जब आप उसको शो करोगे तब आपको वो आईडी दिखाई देगा। अब क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से बनाया गया है। अभी सीखा बेटा? ओके, अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्री कर देती हूँ, ठीक है। ओके, अब जो पर्पस के लिए मोंगोडीबी हम यूज करते हैं वो पर्पस देख लेते हैं, ठीक है। कि सपोज मुझे 5 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ही नहीं किया है, सॉरी, जस्ट स्टार्ट किया, आपने कुछ मिस नहीं किया है, डोंट वरी, यू आर नॉट मिस्ड एनीथिंग। 5 डॉक्यूमेंट मुझे इंसर्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 एंड डॉक्यूमेंट 5। कौन से कलेक्शन में? एम्प्लॉय कस्टमर जो भी कलेक्शन आपने क्रिएट किया है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय कलेक्शन का। इस डॉक्यूमेंट, सॉरी, ये जो डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ उसमें मुझे 4 फील्ड इंसर्ट करने हैं, एम्प्लॉय, सॉरी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। क्लियर? ये जो डॉक्यूमेंट मैं क्रिएट करूंगी, मतलब ये जो नया डॉक्यूमेंट मैं इंसर्ट करूंगी, उसमें मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस। इस वाले में मुझे, अरे क्या चतुर है, अच्छा मैं डॉक्यूमेंट 3 में मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, एक्सपीरियंस, ठीक है। पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग, करंटली आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ द स्पेलिंग्स, ठीक है। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट 4 में मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, ठीक है। डॉक्यूमेंट 5 में मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल। कितना मस्त स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर एक डॉक्यूमेंट में मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड क्रिएट कर रही हूँ। इन शॉर्ट ये कैसा हुआ कि हर एक रिकॉर्ड
मैं अपनी तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। एक डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एक रिकॉर्ड। इसका तो ये मतलब हुआ कि जिस रिकॉर्ड में मुझे जो कॉलम चाहिए ना, मैं वैसे क्रिएट कर रही हूँ। समझ में आया? तो किस तरह से होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग ऑनलाइन होंगे और ये वाले बैच ऑफलाइन होंगे, ठीक है बेटा। सबके पास मोंगोडीबी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आएंगे, पहले हम यही पैटर्न से डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट कैसे रिट्रीव करते हैं, शो कैसे करना है, मैंने बताया फाइंड मेथड है उसके लिए, वो एक्सप्लोर करेंगे। और फाइंड विथ फिल्टरेशन, मैंने जितने भी रिकॉर्ड माइस्क्वेल में इंसर्ट किए हैं उसको शो करने के लिए क्या है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। इसी तरह से मैंने कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट किए हैं, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं फाइंड मेथड। बट यूजुअली तो ऐसा बहुत कम होता है कि वन शॉट मुझे सारे डॉक्यूमेंट के साथ डील करने पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है मुझे वही डॉक्यूमेंट्स देखने हैं जहां पर डेजिग्नेशन मैनेजर है, पॉसिबल है ना। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर। मुझे एम्प्लॉय टेबल में से वही रिकॉर्ड शो करने हैं जहां पर डेजिग्नेशन मैनेजर है। तो ये सब फिल्टरेशन के साथ भी आप डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मीनवाइल आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस एंड आप फ्री है बाद में, ठीक है। जस्ट गिव और थिंग्स। Students, I'm taking your attendance. Kindly unmute your mic and speak the attendance. Do not type in the chat box, please.